तो यहाँ पर ग्रैनी लिम यूकिम से फेवर मांगते हुए कहती है कि प्लीज मेरी यूबिन को बचा लो। तो हाँ यार, यूकिम यूबिन को बचाने के चक्कर में ग्रैनी लिम के साथ चाइना तक का सफर तय कर लेता है। पर चाहे भले ही वो गोली की स्पीड से यहाँ तक पहुंचे हुए, अंदर पहुंच के उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा देर कर दी है। हाँ, तब तक एक खतरनाक डीमन के मालिक ने यूबिन की बॉडी को पोजेस कर लिया होता है। पर हमें बाद में आगे चल के मालूम पड़ता है कि एक मामूली डीमन नहीं है, बल्कि हरामी डीमन का सरदार है, जिस वजह से यहाँ पर कभी यूबिन अपने संतरों को टच कर रही होती है तो कभी अपने आप को नीचे उंगलियां दे रही होती है। अब ये लोग यहाँ पर मजे दे रही है तो चलो इसकी जिस्म की गहराइयों में समा जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके संतरों की बात करना चाहूंगा। 45 सेंटीमीटर, भाई ये तो एंटी ग्रेविटी आइटम है। नासा भी कंफ्यूज हो गया है। कमर की पतली लाइन 19 सेंटीमीटर, ऐसी वेस्ट की तो पेंसिल भी शर्मा जाए। और भाई असली काम तो इसने अपने पिछवूड़ा में छुपा रखा है। 48 सेंटीमीटर, भाई ये तो फुल मून का रियल लाइफ वर्जन है। वेल, जिस्म की और हवस की भूख तो हम सब में चलती रहेगी, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इसके पिछले पार्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट को बना रखा है। इसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो मैं बताना भूल ही गया, इस वीडियो पे आप लोग जितने ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो उतनी ही बड़ी और उतनी ही जल्दी आएगी। तो हाँ भाई लोगों, जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बदले में आपको वीडियो मिलेगी। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देख पाते हैं यूकिम इस वक्त टावर के 51st फ्लोर को क्लियर करने की कोशिशों में जारी होता है और अचानक से वो एक अनजान क्रिएचर को कहता है कि इस वक्त तुम अंदर आ सकते हो। ये उसके कहने की ही देर होती है कि यूकिम यहाँ पर पोर्टल खोलकर होरस को समन करता है। होरस आते सारी यहाँ पर सबसे पहले यूकिम को मास्टर पुकारते हुए उसके आगे अपनी लॉयल्टी को प्लेज करता है। ना दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दे तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि यूकिम ने हाल ही में होरस को हरा कर उसे अपना ईगो बना दिया है। वैसे तो अगर हम उसकी इस एबिलिटी की बात करें तो इसकी ये वाली एबिलिटी बिल्कुल जिन्मू की शैडो मोनार्च पावर की तरह काम करती है। जिन्मू यहाँ पर होरस से सहमत होकर कहने लगता है, होरस तुम्हें मेरी तरफ से दिया गया हुआ तुम्हारा नया स्पेयर कैसे लगा? तो होरस यहाँ पर सबसे पहले माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा ये नया स्पेयर इंतहाई ज्यादा बेकार है। तो आगे से उसकी स्पेयर भी गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई खास शौक नहीं है। तभी दोस्तों यहाँ पर ये रिवील किया जाता है कि जो ब्रांच मैनेजर भी है आयरन गिल्ड का, वो भी होरस के साथ ही यूकिम की ईगो बन गया था। तो इसी वजह से वो यहाँ पर अब होरस की स्पेयर बन के ही रह गया है। इसके बाद यूकिम यहाँ पर होरस को उसके पैरों पे खड़े होने के लिए कहता है। तभी वो इसे डिटेल देते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 मिशन है। कार्वन गिल्ड जो है वो इस वक्त रेड प्लेयर्स को कैप्चर कर रहा है और जो रेड प्लेयर भी कार्वन गिल्ड की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है तो फिर वो उन्हें फर्स्ट पोशन के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगता है। वो उन्हें ड्रग्स देते हैं जिस वजह से उनकी माना पावर एक डिमोनिक एनर्जी में बदल जाती है। चूंकि रेड प्लेयर ऑलरेडी क्रिमिनल्स होते हैं तो अगर वो मर भी जाए तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तो इससे पड़ता है कि अगर हम उन रेड प्लेयर्स की जाके मदद करें तो वो यहाँ पर हमारे साथ मिलकर कार्वन गिल्ड के खिलाफ लड़ सकते हैं। और यही मिशन वो होरस को देता है, जो सब सुन के यहाँ पे लूसीफर द डेविल किंग कहने भी लगता है, अगर सच कहूँ ये प्लान तुम्हारा काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ऐसा करके रेड प्लेयर्स को कार्वन गिल्ड के दुश्मन तो बना ही दोगे और साथ ही साथ तुम उनका एक्सपेरिमेंट भी फेल कर रहे हो। लूसीफर, जिसे हम लो भी बुलाते हैं, वो सिंपली यही कहता है कि एक तीर से हम दो शिकार कर रहे हैं। वो यहाँ पे डिस्कस कर रही होता है कि इसी बीच में यहाँ पे हार्ट हमारे यूकिम के पास आकर कहने लगता है वो औरत एडन तक जा पहुंची है। दोस्तों ये उसके कहने की ही देर होती है कि कहानी पलट के मॉमी सूजिन पे जाती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, आज के बाद से हम सूजिन को मॉमी बनाएंगे क्योंकि उसका फिगर ही इतना ज्यादा मस्त है। इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सूजिन सिर्फ और सिर्फ मेरी है, बाकी आपको जो लड़की पसंद आए आप ले सकते हो। सूजिन यहाँ पर एडन के साथ बैठी होती है। वो एडन से कहती भी है कि हमारे दुश्मन पलट पलट के हम पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है वक्त आ चुका है कि मैं कोरिया जाऊं।
एडन चाय की एक चुस्की बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम वाकई में कोरिया जाना चाहोगी? यहाँ पर लेविटियन डीमन के इस वक्त प्रेजेंस भी महसूस हो रहा है। तो आगे से मोमी सुजिन कहती है कि अगर तुम इससे जितना ज्यादा खतरनाक बताओगे उतनी मेरे पास और वजह है वापस पलट के जाने की। मुझे अपने स्टूडेंट से भी मिलना है। यहाँ पर वो जैसे तैसे अपने स्टूडेंट की बात कर रही होती है, उसका मतलब यहाँ पर यूकिम से है। वो बताती है क्योंकि मैं इतने वक्त के बाद अपने स्टूडेंट को विजिट करने जा रही हूँ, ये तो अच्छा होगा कि मैं उसके लिए जाते जाते एक तोहफा भी लेते हुए जाऊं। हाँ, मुझे अपने प्यारे स्टूडेंट के लिए कोई गिफ्ट तो लेके यहाँ से जाना ही पड़ेगा और बदले के तौर पे मैं उससे आयरन गिल्ड की ब्रांच लीडर का सर दूंगी। पर दोस्तों, आखिर उसको क्या ही मालूम है कि आयरन गिल्ड ब्रांच मैनेजर इस वक्त अंदर ही अंदर यूकिम की मदद कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में क्लियर भी किया था कि ये ब्रांच मैनेजर चाहे भले ही ऊपर ऊपर से दुश्मनों के साथ है, लेकिन अंदर से ये यूकिम की मदद कर रहा है। लेकिन लो ने भी कहा था कि इस साले का भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, चूंकि हमारी मम्मी को तो नहीं पता होता कि वो अंदर ही अंदर से हमारे यूकिम की मदद कर रहा है, जिस वजह से वो बोलती है कि गिफ्ट के तौर पर मैं उस ब्रांच मैनेजर के सर को काट के हमारे अपने यूकिम के हवाले करूंगी। इस वक्त हमें वर्ल्ड वाइड न्यूज के बारे में बताया जा रहा होता है, जहां पर अभी भी यूकिम की बेस के बारे में बातें ही चल रही होती है कि अचानक से देखते देखते ये गेट हम सभी के सामने प्रकट हो गया था। उसकी लोकेशन यूकिम के हाउस के ऊपर थी, जिस वजह से उन्होंने शुरू में ही अंदाजा लगा लिया था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि यूकिम ही होगा। और इसी बीच में उन्होंने यहाँ पर हमारे यूकिम की बेस पर हमला भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, दुनिया को क्या पता था, इसी हमले के बीच में अंदर ही अंदर ब्लू ड्रैगन यहाँ पर यूकिम से हाथ मिला लेता है और जब सारी की सारी फोर्सेस मारी जाती है तो ब्लू बाहर निकल के ये न्यूज दे रहा होता है कि हम जैसे यूकिम की बेस में एंटर हुए, हम पूरे तरीके से एक दूसरे से बिखर गए थे। वो सब यूकिम की एक चाल थी और अगले ही पल में मुझे रियलाइज हुआ कि हम सारे के सारे काफी बुरे तरीके से हार चुके हैं। मेरे साथी भी मारे गए और जब मेरी आंख खुली तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और मैंने खुद को उसकी बेस से बाहर पाया। दोस्तों, ये न्यूज 50-50 सच होती है और बाकी 50% वो यूकिम के कहने पे झूठ बोल रहा होता है। और सबसे बढ़ के जहां तक मॉर्निंग स्टार चाइल्ड गिल्ड की बात है, वो तो दोस्तों यहाँ पर वो सिर्फ इतना ही कहता है। इसके बाद यहाँ पर सीन कट हो जाता है। कहानी यूकिम की बेस पे दोबारा पलट के जाती है, जहाँ पर हम एडवाइजर लिन के साथ ही साथ ब्रूस वेन के पोते को यहाँ पर देखते हैं। उसका पोता यहाँ पर सबसे पहले काफी ज्यादा खुशी से जाके ब्रूस वेन को गले लगाता है। तभी यहाँ पर यूकिम एडवाइजर लिन से पूछने लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में आखिर क्या क्या हुआ, मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ, क्या आप मुझे बता सकती है मेरी फैमिली कैसी है? तो आगे से एडवाइजर लिन कहती है, तुम्हारी फैमिली बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, एकदम सुरक्षित है वो। पर जहां तक बाकी डिटेल्स की बात है वो मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकती, पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सब बोलते हुए यहाँ पर ग्रैनी एडवाइजर लिम अपनी असली फॉर्म में आते हुए कहती है, प्लीज यूकिम, मैं चाहती हूँ कि तुम जाके यूबिन को बचा लो। वो बताती है कि चाइना में कार्वन गिल ने यूबिन को किडनैप कर लिया है। जो सब सुनते सारी हमारा यूकिम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। ग्रैनी लिम बताती है कि हमारी वार जैसे तैसे करके आयरन गिल्ड के खिलाफ खत्म ही हुई, तब तक मिस फ्लावर गिल्ड के मेंबर्स पीछे हटने में पूरे तरीके से नाकाम रहे। पर इस सब के बावजूद भी हमने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी अपनी फाइट से थक चुके थे, जिस मौके से कार्वन गिल्ड ने फायदा उठाया और यूबिन को अपने साथ किडनैप करके ले गए। और मैं आप सभी को बता दूं, इवन कि यूकिम चाइना में भी काफी ज्यादा जाना चाहता है। वो यहाँ पर वर्ल्ड क्रिमिनल है, मतलब पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। ग्रैनी लिम उससे बताती है कि टावर के अंदर एक खुफिया पोर्टल है जो कि हमें चाइना में कार्वन गिल्ड के काफी ज्यादा करीब ले जाएगी। पर जरूरी सवाल तो यह है, यूकिम, क्या तुम तैयार हो हमारी मदद करने के लिए? और मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, यहाँ तक चाइना में तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा खतरा मंडला रहा होगा। यूकिम आगे कहता है, ग्रैनी लिम, आपने भी तो मेरी काफी बार मदद किया है, तो मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ? और वैसे भी ग्रैनी लिम, आप ये मत भूले कि यूबिन मेरे लिए भी काफी ज्यादा अहम है और खास है। जो सुनते सारे लो यहाँ पर एली को चराते हुए कहता है, क्या तुमने सुना यूकिम ने क्या कहा? मेरे ख्याल से यूबिन उसके लिए तुमसे भी ज्यादा खास है।
पर यहाँ पर एली गुस्सा हो जाती है। वो लो से कहती है कि अपना मुंह बंद करो। जाने से पहले यूकिम यहाँ पर अनडेड के मालिक को हुक्म देता है, मुझे बिना ध्यान करवाए बगैर चाइना पहुंचना है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर आसपास की सिटीज में तबाही मचाओ, जिससे दुश्मनों का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा। पर इतना जरूर ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम इस बीच में मारा जाए। तो हर्ट तो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए यहाँ से चला जाता है, लेकिन लो से समझाता भी है, तुमने चाहे भले ही उसे तबाही मचाने का तो कहा है, लेकिन अगर कोई भी मासूम इस बीच में नहीं मारा जाएगा तो इससे लोगों को शक हो जाएगा कि तुम सिर्फ उनका ध्यान खींच रहे हो। तो यूकिम आगे से लूसीफर को कहता है, उसकी फिक्र तो मत करो, उसके लिए मैंने अपना ऑलरेडी आयरन गिल्ड के अंदर बंदा बिठा रखा है। वो जिस बंदे की बात कर रहा होता है, अगले सीन में मॉमी सूजिन तो उसकी बैंड बजा रही होती है। हमें मालूम पड़ता है सूजिन कैसी अकेले आयरन गिल्ड के अंदर घुस गई, सारे बंदों को मार गिराया और अब ब्रांच मैनेजर को धमका रही है। ब्रांच मैनेजर यहाँ पे थर थर कांप रहा होता है और सूजिन उसे कुछ तो पूछ रही होती है, पर चूंकि वो सिर्फ कांपने के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था, तो सूजिन भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या ये बंदा वाकई में आयरन गिल्ड का मास्टर ही है। सूजिन की आंखें इस वक्त पूरे तरीके से चमक रही होती है और वो एकदम हॉट लग रही होती है। इसके बाद वो उससे पूछती है, एक बात तो बताओ, तुम्हारे अंदर से अपेंटिस की एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? ना दोस्तों, अपेंटिस की एनर्जी सिर्फ यूकिम के साथियों के अंदर से ही निकलती है और सिर्फ कुछ ही लोग उसे महसूस कर पाते हैं। क्योंकि सूजिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो इसी बात को पकड़ लेती है। सीन कट होके यहाँ पर यूकिम और ग्रैनी लिम पे जाती है। यहाँ पर यूकिम एली को रुकाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस बेस का ख्याल रखना। यूकिम यहाँ पर जाते जाते फिर से बेस बदलने वाला मास्क लगाता है ताकि कोई भी उसे चाइना में पब्लिक प्लेस में पहचान ना पाए। और अब इसी तरह वो लोग पोर्टल से होते होते चाइना की सड़कों पर निकल आते हैं, जहाँ पर हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और गाड़ियों का काफी ज्यादा शोर होता है। ग्रैनी लिम यहाँ पर यूकिम से बोलती है, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आसपास के नजारे देखें, मेरे पीछे आओ, हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ पर यूकिम भी ग्रैनी लिम की बात तो सुन रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी काफी ज्यादा सवाल होते हैं। वो पूछता भी है, मैं समझ सकता हूँ कि आप यूबिन को बचाना चाहती है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो खाली एक मामूली गिल्ड मेंबर है। यूबिन चाहे भले ही मेरी दोस्त है, लेकिन आपके लिए तो वो एक मामूली गिल्ड मेंबर ही है। आप उससे बचाने के लिए चाइना तक क्यों चली आई? तो ग्रैनी यहाँ पर थोड़े से दुख बड़े अंदाज में आगे कहने लगती है कि यूबिन पूरी की पूरी इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है मेरे लिए। उसके लिए प्यार का शब्द भी काफी ज्यादा कम होगा। जब मैं इस दुनिया से काफी ज्यादा थक गई थी, जिंदगी मेरे लिए एक बोझ सा बन गया था। बोझ का नाम भी अब एक दब्बा था मेरे लिए। और जब मैं पूरी तरीके से हार मानकर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, तब मेरी बेरंग जिंदगी में खाली और खाली यूबिन नहीं जान बढ़े और रंग बढ़े। वो ये सब कुछ बोलते बोलते आंखें बंद कर डालती है। ये इस चीज की तरफ इशारा करता है कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा प्रेशियस है। और अब कहानी करवान गिल्ड की बेसमेंट में जाता है, जहां पर हम उनके ब्रांच मैनेजर को अपने चमचों से बातें करता हुआ देखते हैं। जहां पे ब्रांच मैनेजर उनका कहता है कि रिचुअल का प्रोग्रेस कैसे जा रहा है, तो उसके साइड में मौजूद उसके साथी उससे अपडेट देते हुए बोलते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर हम इस रिचुअल के फाइनल स्टेज में भी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप लोग इन बातों की तरफ गौर कीजिएगा। इसका ये मतलब है कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने सुबिन पे रिचुअल शुरू भी कर दिया है, कि उन्होंने यूबिन को किडनैप करके उस पे किसी किस्म का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते करवान गिल्ड के इस ब्रांच मेंबर को अचानक से आगे से कोई आवाज सुनाई देती है। और जब उसकी नजर अंधेरे में उस लाल खून पे पड़ती है, तो उसके अंदर से एक जंगली वुल्फ निकल कर आता है। उस वुल्फ के मुंह में अभी भी उसके साथी की डेड बॉडी होती है। ब्रांच मैनेजर उसको देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि ये वुल्फ अंदर कैसे आया। क्या किसी ने हम पर अटैक करने की कोशिश किया है? क्या कोई घुसपैठिया अंदर दाखिल हुआ है? पर दोस्तों, इससे पहले वो अपनी पलकें भी चपकाता और इससे पहले वो इस जुमले को कंप्लीट भी कर पाता कि देखते देखते वो वुल्फ अचानक से एक खतरनाक किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके ब्रांच मैनेजर की दोनों बगलों में मौजूद उसके साथियों को मार गिराता है। हाँ दोस्तों, उसके ब्रांच मैनेजर ने एक पलक भी नहीं चपकाई होती और एक एक्स्ट्रा सांस भी नहीं ली होती कि इसी में उसके दोनों साथी यहाँ पर मारे गए। वो
वो बोलता है, वो पूछता है, वो हिरांगी से कहता है कि क्या हुआ, आखिर इस वुल्फ ने मेरे साथी की जान को कैसे नोच लिया और ये मेरे पीछे क्या कर रहा है। उसे तब याद आता है कि उसने न्यूज में पढ़ा था कि यहाँ पर जो किम गिग्यू है, मतलब कि यूकिम, उसके पास वुल्फ को कंट्रोल करने की भी पावर है। वो यहाँ पर इस बारे में सोच रही होता है और उसे जब तक एहसास होता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। तब तक यूकिम उसकी पीठ पीछे मौजूद होता है और उसकी गले की ओर तलवार ताड़ के खड़ा होता है। यूकिम आते सारी कहने लगता है कि चाइना में मौजूद करवान गिल्ड के ब्रांच मैनेजर क्या तुम हो। वो कोरिया जबान में ये सब कुछ कह रहा होता है जो कि इस बंदे को समझ में नहीं आता, लेकिन वो समझ जाता है कि वो कोरियन बोल रहा है, इसका मतलब वो जरूर किम गिग्यू ही होगा। चाहे भले ही उससे किम गिग्यू तो मान लेता है, लेकिन जब वो पलट के यूकिम के चेहरे की ओर देखता है, वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बुढ़ा बंदा आखिर कौन है। और इन सब के बाद यहाँ पर ग्रैनी लिम भी चल के आ रही होती है। वो देखती है कि यूकिम ने कितनी आसानी से करवान गिल्ड के ब्रांच मैनेजर को कैप्चर भी कर लिया। वो समझ जाती है कि यूकिम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो यहाँ पर अपने इनसाइड विजन का इस्तेमाल करके यूकिम के जिस्म के अंदर झांकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि यूकिम का जिस्म पहले से काफी ज्यादा इवॉल्व तो हो चुका होता है, लेकिन वो देखकर परेशान होने लगती है कि आखिर यूकिम के अंदर से जुपिटर की सील कैसे अपने आप गायब हो गई। ये टकला ग्रैनी लिम को देखने के बाद कहने लगता है, तुम तो वही बुढ़िया हो जिसने पागलों की तरह हम सब पर हमला किया। ग्रैनी लिम उसे सीधा पूछती है कि वो लड़की कहाँ पर है जिसको तुमने किडनैप किया। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं शायद से तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूं। वो टकला मुस्कुराते हुए चाइनीज में कहता है, ओ बुढ़िया, तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो गई, तुम्हें वाकई में बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। वो बोलता है, शायद से अब तो रिचुअल कंप्लीट भी होने वाला हो। ये सुनते सारे ग्रैनी लिम की रूह जैसे कि अब उसके बूढ़े जिस्म को छोड़ के पहले ही जाने लगे। उस ग्रैनी के इतने ज्यादा हैरान चेहरे को देख के यूकिम कहता है कि उसने चाइनीज में क्या कहा, मुझे चाइनीज समझ में नहीं आती। ग्रैनी यहाँ पर बिना वक्त गवाए बगैर फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर यूकिम को पीछे छोड़कर वो जाते जाते यूकिम को बताती है कि यूकिम, हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है, हमें जल्दी करना होगा, हमें वक्त पे पहुंचना होगा, वरना तो यूबिन मारी जाएगी और उसके जिस्म को डीमन किंग अपने बस में कर लेगा। इसका ये मतलब है कि यूबिन पर एक रिचुअल परफॉर्म हो रहा है जिसकी बदौलत उसके जिस्म के अंदर एक बहुत खतरनाक डीमन किंग की, एक शैतान की आत्मा प्रकट हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो यूबिन हमेशा हमेशा के लिए मारी जाएगी और उसका जिस्म पूरे तरीके से एक वेसल बन जाएगा डीमन किंग की। ये सब जानकर यहाँ पे यूकिम पोर्टल को खोल के ब्रांच मैनेजर को उसके अंदर फेंक देता है और ग्रैनी लिम के साथ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर यूकिम को किंग की भी बात याद आती है कि कैसे उसका जिस्म लेविथियन का जिस्म बन गया था। और इस वक्त भी जो डीमन यहाँ पर यूबिन के जिस्म में ये लोग समन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शैतान बिल्कुल लेविथियन जैसा ही पावरफुल है। इतनी स्पीड से वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से वो एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने से उन्हें एक बहुत ज्यादा खतरनाक डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही होती है जो कि 72 डीमन में से एक की होती है। यूकिम को तो नहीं पता होता कि 72 डीमन में से आखिर ये कौन से डीमन की एनर्जी है, लेकिन लो द किंग ऑफ डीमन द लूसीफर इस एनर्जी से अच्छे से वाकिफ होता है। लो यहाँ पर यूकिम को बताता है कि ये नेबरेस की एनर्जी है, वन ऑफ द 24 डीमन में से एक। 24 डीमन उसका रैंक था। इस एनर्जी को महसूस करके यहाँ पर लो थोड़ा सा खुश नहीं दिख रहा होता, इनफैक्ट उसे तो थोड़ा सा दुख होने लगता है। दुख तो उसे इस बात का होता है, वो यूकिम को बताता है कि ये वाहिद सारे डीमन में से एक था, नेबेरियस। जब सारे के सारे डीमंस मेरे दुश्मन हो गए, उन्होंने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे आखिर तक धोखा नहीं दिया, जो मेरे साथ आखिर तक खड़ी रही, यहाँ तक मेरी मौत भी टूट चली आई मुझ पर। सिर्फ और सिर्फ नेबेरियस ही मेरे साथ खड़ी रही। नेबेरियस की माना पावर को सेंस करके यहाँ पर इस वक्त लोगों को थोड़ा सा दुख हो रहा होता है। वेल एनीवे, तो इससे पहले मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूं कि आखिर
लो को क्यों दुख हो रहा है, हमें इनके छोटे से पास्ट मेमोरीज को जानना पड़ेगा, जहाँ पर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि लोग कैसे जख्मी होकर यहाँ पर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे छुप कर बैठा होता है। इस वक्त उसके साथ निबीरियस भी मौजूद होती है। यहाँ पर लोग उसे देखकर कहने लगता है, क्या तुम पागल हो, वो लोग मेरे पीछे आते ही होंगे, तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं, वो धोखेबाज यहाँ पर जीत रहे हैं तो तुम यहाँ से भाग रही क्यों नहीं हो। ये सब कुछ लोग काफी ज्यादा हामते हुए और बढ़ बढ़ के सांसें लेते हुए कह रहा होता है, पर यहाँ पर निबीरियस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लो की ये हालत देखकर इतना तो जाहिर था कि लो यहाँ पर मरने वाला है, पर इसके बावजूद भी निबीरियस आखिर तक उसके साथ खड़ी रहती है। निबीरियस कहती भी है, बोलती भी है कि मैं उसी बंदे के साथ आखिर तक रहूंगी जिसको मैंने किंग मान के चला और उसके लिए ही अपनी जान को कुर्बान किया। वो बोलती है, अगर ये तुम्हारा अंत है, मैं चाहूंगी कि मेरा अंत मेरे किंग के साथ ही हो। लो उसकी ये बात सुन के मुस्कुराने लगता है और वो उसे एक पागल बुलाता है, पर यहाँ पर लो ने इससे भी ज्यादा बढ़ के डैमेज ली होती है जितना हमने सोचा था। वो जैसे जैसे हंसी के बाद खांसता ही है, उसके मुंह से बढ़ बढ़ के खून बहने लगता है। ये इंटरनल ब्लीडिंग की निशानी है। उसको देखकर निबीरियस को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है कि आखिरकार निबीरियस उसकी ये हालत देखकर कहती है, डेविल लूसीफर, मैंने सुना था कि आपके पास ये एबिलिटी भी है कि आप बाकी डीमंस को खा के पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और अपने आप ही हील भी हो जाते हैं। तो हाँ यार, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे निगल ले और अपने आप को हील कर दे। दोस्तों उसकी इस बातों से हमें इतना तो कंफर्म हो ही जाता है कि निबीरियस यहाँ पर सभी से ज्यादा लॉयल थी और आखिर तक लॉयल थी लो के लिए। पर लो उसे यूं इतनी आसानी से अपनी जिंदगी, जो कि सबसे कीमती चीज होती है, उसको देता देखकर लो यहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। लो लड़खड़ाते हुए खड़ा तो हो जाता है और वो कहता भी है, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने अपने साथी को इस कदर डरा दिया और उसे परेशान कर दिया। मैं माफी चाहता हूँ, तुम्हारा किंग होने के नाते मैंने तुम्हें कमजोरी दिखाई और अब मेरे इस ब्रिलियंट फॉर्म की तरफ ध्यान दो। ये बोलते हुए वो अपनी डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद लो उसे याद दिलवाता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो करती थी, क्योंकि मैं इंतहाई ज्यादा पावरफुल हूँ और चाहे मेरी मौत मुझ पे क्यों ना टूट चली आए, मैं आखिर तक लड़ूंगा, क्योंकि यही तो ऐसा किंग है, यही तो वो वाहिद किंग है जो आखिर तक लड़ता है और इसी किंग को तुम फॉलो करती हो, तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए है। और इसी बीच में सीन कट होके अब हम निबीरियस को देख पाते हैं जो कि एक तरह से कंप्लीटली पागल होके 3 डीमन वाले मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तो लो यहाँ पर एंड्रेस को गाली बकते हुए कहता है कि उसने निबीरियस का बहुत बुरा हाल कर दिया, उसने ही उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है। एंड्रेस पागल ने सारे के सारे वन ऑफ द 72 डीमन में से एक एक पे एक्सपेरिमेंट किया है, जिस वजह से वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। चाहे भले ही ये निबीरियस का माना है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती थी और इसी ताकत की वजह से वो कंप्लीटली पागल हो चुकी है और वो अब हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है। एंड्रेस ने चाहे भले ही इन्हें बहुत बड़ी ताकत दे दिया है, लेकिन बदले में उसने इनकी समझदारी को छीन लिया है। समझदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैटल को जीतने के लिए। तो यार लो ये सब कुछ जैसे तैसे करके हमारे यूकिम को एक्सप्लेन कर रहा ही होता है कि इसी बीच में यहाँ पर निबीरियस सबसे पहले उन पे टूट पड़ता है और आगे से वो सबसे पहले अपना पहला वार बरसाता है, जो कि यूकिम और ग्रैनी लिम पीछे होकर डॉज कर लेती है। यूकिम यहाँ पर चिल्लाते हुए एडवाइजर लिम से कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जैसे कि आपने खुद ही कहा था, जिस वजह से इस मॉन्स्टर को हम संभालते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े और पीछे मुड़ के मत देखिएगा। तो ग्रैनी लिन कहती है, इस वक्त मैं भी चाहती हूँ कि इस मॉन्स्टर को तुम ही हैंडल करो, पर जरूरी सवाल तो यह है, क्या तुम इसे अकेले में संभाल भी पाओगे। यूकिम जमीन पर लैंड करता है और अपने आप को संभालते हुए कहता भी है, आप मेरी चिंता मत करें, मैं इसे संभाल लूंगा। वैसे भी लो और इस डीमन का एक पुराना रिश्ता है, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि मैं लो
का मास्टर होते हुए लो को परमिशन दूं कि वो उससे बात करे और उसके खिलाफ लड़े। यूकिम बताता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लो ने शुरू किया है तो लो को ही इसे अंत करना चाहिए है। ग्रैनी लिम ये सब सुनते सारे इस मॉन्स्टर को हमारे यूकिम के हवाले करके आगे बढ़ने ही लगती है। तो वो डीमन यहाँ पर यूकिम को इग्नोर करके उल्टा ग्रैनी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और वो जैसे तैसे उसका पीछा करने का ट्राई ही करता है कि उसकी पीठ पीछे हम यूकिम को देख पाते हैं जो कि कैसे जमीन के अंदर अपने पैरों को गाड़ते हुए अपनी बाइंडिंग पावर का इस्तेमाल करके निबीरियस को जा पकड़ता है। यूकिम निबीरियस से कहता भी है कि ग्रैनी को जाने दो और मेरे खिलाफ लड़ो, पर ये सब देखकर लो को जर्रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने शर्म से अभी भी अपनी आंखें झुकाई होती है और वो यहाँ पर जैसा फील कर रहा था उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए और आपके लिए। वो नजरें झुका के मुरझाए हुए लेजे से तड़पते हुए दिल से बस इतना ही कहता है कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर एहसान करें। मैं जानता हूँ वो इस वक्त एक मॉन्स्टर से कम नहीं दिखती, पर इसके बावजूद भी एक वक्त में ये मेरे लिए काफी ज्यादा लॉयल थी और इसने मेरे लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी। जब सब मेरे दुश्मन निकले बस निबीरियस ही मेरे साथ खड़ी थी, जिस वजह से मैं चाहूंगा कि तुम इसे जितनी बेदर्द मौत दे सकते हो और जितनी जल्दी उसे मार सकते हो मार गिराओ उसे। ये सब कुछ लो अपने दिल पे पत्थर रख के कह रहा होता है और ये कहते हुए भी उससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है ना दोस्तों। ये हमें पहली बार देख रहा है जहाँ पे लो किसी दूसरी लड़की के लिए फीलिंग्स दिखा रहा है, वरना लूसीफर ने आज तक कभी भी किसी लड़की के लिए फीलिंग नहीं दिखाई, चाहे वो एली हो या फिर दूसरी लड़की हो। बल्कि चूंकि वो एक किंग ऑफ डीमन है, लूसीफर है, उसे तो लो को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। उसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर यूकिम एक्सेप्ट करते हुए कहता है अगर ये बात है तो मैं फिर अपने सबसे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते यूकिम यहाँ पर सबसे पहले अपनी हाइपर एक्सेलरेशन मोड को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड को अपनी फुल पावर में कन्वर्ट करके काफी तेज से निबीरियस डीमन पे वार करते हुए उसके करीब से गुजर के उसकी पीठ पीछे खड़ा हो जाता है। तो हया अगले ही पल में यूकिम उसकी जान को नोच लेता है और ये सब कुछ लोग काफी दुख बड़े अंदाज से बस अपनी नजरें झुका के देखता रह जाता है। मेरे भाई लोगों यहाँ पर लोग कहता भी है कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि निबीरियस मरती भी या फिर कोई उसे मारने की कोशिश भी करता, लेकिन चूंकि तुम मेरे मास्टर हो मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि वो तुम्हारे हाथों मरी है और मैं जानता हूँ निबीरियस को भी जब मालूम पड़ेगा कि तुम मेरे मास्टर थे और मैं तुम्हें सर्व करता था तो ये जानकर निबीरियस को भी फख्र होगा कि वो तुम्हारे हाथों मरी है। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी हाइपर एक्सेलरेशन स्पीड मोड की बात है और तुम्हारी स्प्लैश ब्लेड की बात है, अगर सच कहूँ तो चाहे भले ही तुमने उसे पहले वार से तो गिरा दिया लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा घटिया है, तुम्हें इसे इम्प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर यूकिम कहता है क्या कहा तुमने? इस वार को इस्तेमाल करने के चक्कर में मेरी फट के हाथ में आ गई है और मेरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है और तुम आगे से अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे उल्टा सुना रहे हो। तो आगे से बर्नहार्ड भी कहती है कि लो तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम मास्टर को कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे हो। लो आगे कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर में वो दोबारा से एक और एहसान को मांगने लगता है यूकिम से। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि निबीरियस के साथ दोबारा से कोई छेड़छाड़ी करे, जिस वजह से तुम अपनी कियास की पावर का इस्तेमाल करके इसके जिस्म को तुम राख करके खत्म कर डालो। लो बोलता भी है मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे कि इस वक्त मैं काफी ज्यादा फीलिंग दिखा रहा हूँ और एहसान के ऊपर एक और एहसान मांग रहा हूँ, जबकि तुम मेरे मास्टर हो, ऊपर से हमने यूबिन को बचाना है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा। वो इससे पहले इस जुमले को कंप्लीट भी कर पाता कि यहाँ पर यूकिम उसकी बात को काटते हुए कहता है कि लो तुम्हें क्या हो गया है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई काम करूं बस सीधे तरीके से कह दो ना, इतना ज्यादा पकारे क्यों हो। हम देख पाते हैं यूकिम कैसे यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ एनर्जी को मिला के कियास की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके जिस्म को बस जला के राख करने वाला होता है। यहाँ पर अचानक से उसकी ईगो रेन उसकी सारी की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसका पूरा जिस्म भी यहाँ पर ईगो रेन के अंदर चला जाता है। जो सब देख कर यहाँ तक लो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये होगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। जो सब देखकर लो भी हैरान हो जाता है और ये तो लो के लिए ज्यादा बेहतर है कि उसकी पावर को यहाँ तक यूकिम के अपने ईगो ने ही
ही एब्सॉर्ब कर ली। तो हाँ यार, ये लोग यहाँ पर बातें कर रही होते हैं कि अचानक से युकिम को दोबारा से इससे भी ज्यादा खतरनाक डेमोनिक प्रेजेंस का एहसास होता है, और जब वो इसे महसूस करता है युकिम समझ लेता है ये जरूर यूबिन के जिस्म से ही खारिज हो रहा होगा। लो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करता है, युकिम मेरे ख्याल से हमें देर होगी, जल्दी यहाँ से निकलो, रिचुअल शायद से कंप्लीट हो चुका है। ये उसके कहने की देर होती है कि यहाँ पर युकिम दोबारा से अपनी हाइपर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके एक खतरनाक किस्म की स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें आगे चल के एक बहुत बड़ी सुरंग में सुराख दिखता है। लो और बर्नहार्ड आगे से युकिम से कहते हैं ये डार्क एनर्जी इसी के अंदर से लीश हो रही है। युकिम जैसे ही इस सुराख से होते हुए अंदर दाखिल होता है तो आगे से ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है यहाँ पर यूबिन के जिस्म से बढ़ बढ़ के डेमोनिक पावर अनलीश हो रही होती है, और ऊपर से उसने ग्रैनी लिम को एक ही हाथ से गले से जा पकड़ा होता है। लेकिन दोस्तों डेमोनिक प्रेजेंस को गोली मारो और ग्रैनी लिम मरती है तो मरे, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूबिन की फिगर की। अगर तुम लोग ध्यान दो उसका फिगर काफी ज्यादा मस्त है, मतलब सूजिन जैसा तो उसका मॉमी फिगर नहीं है, लेकिन अगर सच कहूं तो सूजिन के बाद अगर मुझे किसी दूसरी लड़की का जिस्म इस मानवा के अंदर पसंद आया है तो वो किसी और का नहीं बल्कि यूबिन का है। तो वैसे तो इसके जिस्म पे बात चलती रहेगी। खैर हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं तो हम देख पाते हैं यहाँ पर ग्रैनी लिम को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही होती है। इसके बाद वो रोते हुए हमारे युकिम को देख कर कहती है कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही ग्रैनी लिम पे हमला कर रही है। दोस्तों अब हमें इसके जिस्म को आगे से दिखाया जा रहा है, और अगर हम आगे से देखें तो इसके संतरे काफी ज्यादा बड़े हैं। पर ना भाई ना, यहाँ पर युकिम हमारा थोड़ा सा समझदार होता है। यहाँ पर युकिम वह गवाए बगैर फौरन से यूबिन पे टूट पड़ता है, और अपने अगले वार के दम पर वो यहाँ पर ग्रैनी लिम को उसके चंगल से बचा लेता है। जो सब देखकर यहाँ पर यूबिन अपने आंसू को पूछते हुए कहती है वैसे तुम काफी ज्यादा समझदार हो, और इतनी तो मुझे तुमसे उम्मीद होनी चाहिए थी, तुम आखिर लूसीफर के मालिक जो हो। इसके बाद वो काफी ज्यादा हवस से भरी हुई आवाजें निकालने लगती है, और हमें उसके ऊपर से जिस्म को दिखाया जाता है। और तुम लोग गौर करो इसके संतरे काफी ज्यादा बड़े हैं, एटलीस्ट एली से तो ज्यादा ही बड़े हैं, और इसने जानबूझ के अपनी उंगली को अपने संतरों के बीच में दिया हुआ है। और अगर मैं सच कहूं तो इसका जिस्म वाकई में काफी ज्यादा स्मैक्सी है। और दोस्तों अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये इतनी हवस से बढ़ी हुई आवाजें क्यों निकाल लिया, तो मैं तुम सभी को बताना चलूं इसके अंदर रूह आ गई है एक हरामी डीमन की। हाँ दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, इसके अंदर एस्मोडियस डीमन की रूह आ चुकी है, जो कि हवस का मालिक है। इस डीमन की ये क्वालिटी है कि वो किसी के भी जिस्म के अंदर जब जाता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा हवस बढ़ आती है। वो यहाँ पर सबसे पहले लूसीफर से सहमत होकर कहने लगती है कि तुमसे मिले हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त हो रहा है। लूसीफर तुम तो पूरे तरीके से यहाँ पर युकिम के गुलाम बन चुके हो, क्या तुम्हारे अंदर से गैरत खत्म हो चुकी है? तुम्हें थोड़ा सा तो दुख होता होगा कि ये थोड़ा सा तुम्हारी प्राइड को दर्द नहीं करता। इसके बाद वो काफी गंदे तरीके से यहाँ पर लूसीफर के नाम को लेने लगती है। लड़कियां तभी इस गंदे तरीके से नाम लेती है जब उनको कोई पीछे से ठोक रहा हो। और अगर मैं सच कहूँ तो ये मुझे काफी ज्यादा क्रीपी लड़की लग रही है, और देखने में इसको मजा भी आ रहा है। दोस्तों हमने इसके जिस्म को पीछे से भी देख लिया है, और इसकी साइड प्रोफाइल भी देख लिया, और अब तो सामने से भी देख लिया है। वक्त आ गया कि हम इसके जिस्म को रेटिंग दें। तो अगर मैं इसके जिस्म को रेटिंग दूं तो आराम से इसके जिस्म को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। हाँ दोस्तों सूजिन के बाद मैंने सबसे हाईएस्ट रेटिंग खाली इसी लड़की को दी है। ये सब बोलते हुए यहाँ पर यूबिन कभी अपने संतरों को टच कर रही होती है तो कभी अपने आप को नीचे छेड़ रही होती है। उसको इतने गंदे तरीके से हरकतें करता देखकर यूकिम काफी अजीब तरीके से लो से पूछने लगता है लो पर लो उसकी बात को काटते हुए कहता है यूकिम मुझसे कुछ भी मत पूछना इस मामले में। पर इसके बावजूद भी चूंकि यहाँ पर यूकिम काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो तब भी पूछ लेता है कि सारे के सारे डीमन किंग इतने ज्यादा हवस
के दरिंदे क्यों हैं? लो आगे से गुस्सा होते हुए कहता है, ओए बड़वे, मैंने तुझे नहीं कहा था मुझसे मत पूछी। सबके बाद यहाँ पर यूकिम ग्रैनी लिम को दीवार के सहारे पे बिठाते हुए कहता है कि सब 5 मिनट या 10 मिनट मेरा इंतजार कीजिए। पर यहाँ पर ग्रैनी लिम उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, यहाँ से भाग निकलो, तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पर यहाँ पर यूकिम ग्रैनी से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए। ये बोलते हुए वो अपनी इनसाइड विजन का इस्तेमाल करके यूबिन के जिस्म के अंदर झांकने लगता है। अब वो मत समझना कि वो उसका जिस्म देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर देखता है कि एस्मोडियस डीमन की रूह अभी भी पूरे तरीके से यूबिन के जिस्म के साथ नहीं जुड़ी। एटलीस्ट पूरे तरीके से उस डीमन को यहाँ पर यूबिन के जिस्म के साथ मर्ज होने में 10 से 20 मिनट लगेंगे। तो अगर वक्त पे हमारे यूकिम ने उस डीमन को हरा दिया तो वो शायद से यूबिन को बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं सच कहूं तो दोस्तों, अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि इस पूरी वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है, तो झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को सिंपली यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ के यूबिन का जिस्म पसंद आया है। उसका जिस्म मॉमी सूजिन की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ, मॉमी सूजिन के बाद अगर इस पूरी सीरीज में सबसे अच्छा जिस्म किसी का है तो वो किसी और का नहीं बल्कि यूबिन का है। वेल दोस्तों, फिलहाल खुदा हाफिज कहूं या फिर नमस्ते, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।